बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इतनी बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान आजकल दुनिया के हर अखबारात में, चाहे कि वो पाकिस्तान का अखबार हो या इंटरनेशनल अखबारात, उसकी सुर्खियों में है। वो बात करें इकनॉमिक्स की, बात करें रॉयटर्स की, बात करें BBC की, बात करें अल जज़ीरा की, बात करें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जो है वो उसको मेरे ख्याल में अब बड़ी सुर्खियों में है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान करंट जो इस वक्त ऑफिशियल टूर्स करके PM साहब सऊदी अरेबिया से लंदन पहुंचे, लंदन में बहुत ज़्यादा मसरूफियात और मुलाकातों के बाद वो अब USA की जानिब रवाना हो चुके हैं। USA में सबसे बड़ी जो मीटिंग होनी है वो डोनाल्ड ट्रंप से होनी है और शहबाज शरीफ साहब और 6 मुस्लिम रहनुमा ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसमें सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, इमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमा जो हैं वो इसमें मौजूद होंगे। ये सबसे बड़ी एक मेरे ख्याल में अलार्मिंग सिचुएशन होगी इंडिया के लिए, इसराइल के लिए, तमाम वो दुश्मन ममालिक जो मुस्लिम उम्मा इस्लामोफोबिया का शिकार हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी ये मुलाकात जो है मेरे ख्याल में अलार्मिंग होगी। वज़ीर आज़म साहब ने जो कॉन्फ्रेंस ओवरसीज़ के साथ UK में की, उसमें उन्होंने कहा कि गुर्बत ख़त्म करके पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत जो है वो हम बनाना चाहते हैं। जंग बंदी मुकम्मल हो चुकी है, अब तरक्की और बराबरी पर बात करना चाहते हैं। ये इसके बाद अब 19 सितंबर को है जनरल असम्बली का जो है वो इजलास होना है, वहाँ पे PM शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच करनी है। उस स्पीच में ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि PM साहब जो है वो मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को जो है वो सबके सामने उसकी तवज्जो मबजूल करेंगे सब पे। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो ट्रंप की एक नई ख्वाहिश सामने आई है कि जो बगराम एयर बेस है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो पहले जो है वो ख़ुद ही सरेंडर कर गए थे अमेरिकन्स, अब वो चाहता है कि वो आप उसके पास फिर वापस आ जाए। क्या उसके पीछे क्या इंटेंशन है US एस्टैब्लिशमेंट की? क्या चाहता है ट्रंप? क्या वो इन्फ्लुएंस फिर चाहता है एशिया के अंदर? क्या चाइना पाकिस्तान पे फिर वो कोई कंट्रोल करना चाहता है? ये एक सवाल निशान पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी होगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपना स्टांस दिया है कि अब वो वक्त नहीं, अब हम अमेरिकन को एक हिस्सा, एक फीट भी अफगानिस्तान की सरजमीन का नहीं इस्तेमाल करने देंगे। अगर नहीं करने देंगे तो बॉर्डर पे पाकिस्तान है, क्या बॉर्डर पे पाकिस्तान को US इस्तेमाल करेगा? ये इस पे भी आज डिस्कशन करेंगे। एट द एंड में बात करूंगा एक जो है वो एक पल्स जो है वो कंसल्टेंट्स एक रिसर्च बेस्ड उन्होंने एक रिसर्च दी है कि मई 2023 में जो महंगाई की फीसद थी वो 2025 में तकरीबन 10 से 20% कम हुई है। महंगाई के हवाले से भी आजकल जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। जनाब इलियास मजीद शेख साहब हैं स्टूडियो में, सीनियर तजज़ियाकार हैं। अब्दुल रहमान साहब हैं हमारे साथ वाया कॉल पे मौजूद होंगे। प्रोफेसर साहब, सर आगाज़ आपसे करूँगा प्रोग्राम का। पाकिस्तान के डिप्लोमेसी की जो है वो सुर्खियाँ तो पूरी दुनिया इस टाइम अपने अखबारात में, TV चैनल्स में छाप रही है। इस वक्त राइट नाउ जो सिचुएशन है, PM साहब सऊदी अरेबिया से जो दिफाई मुआहदा करके गए हैं वो हिस्टोरिकल और मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड वो एक मुआहदा था। उसके बाद UK पहुंचे, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एतमाद में लिया, अब USA की जानिब रवाना हो चुके हैं। किस नज़र से देखते हैं पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी को? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, ये बड़ी खुशी की बात है और एक इंतहाई जी, खुशकुन लम्हात है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में, जी, कि इस वक्त पाकिस्तान तमाम दुनिया में शायद सुर्खियों का महवर बना हुआ है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि उसको ये चीज़ इनाम में दे दी गई है। जी, बड़ी इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, और बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तानियों की और आलम इस्लाम की, मुसलमानों की और तीसरी दुनिया के लोगों की। जी, तो इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी खिदमात जो है ना वो अंजाम देनी पड़ी हैं और बहुत से लोगों को जो पाकिस्तानियों को अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ा है। बहरहाल मुल्क सबसे पहले है बिल्कुल, और पाकिस्तान जो रियासत है
वो हमारे लिए सबसे अजीम और अजीज़ है, उसके लिए तमाम कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो आपने जो फरमाया है जी, ये तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट लम्हा है जी, और ये दिन जो आ रहे हैं और जो गुजर रहे हैं जी, ये पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिन हैं। देखिए, जो सऊदिया और पाकिस्तान का माहिदा हुआ जी, इससे पहले हमने हिंदुस्तान को इबरतनाक अल्लाह के फजल करम से उसको शिकस्त दी, और दुनिया में जो एहसास हुआ मुसलमानों को यूनिटी का, तो इन चीज़ों ने, और नाइंसाफ़ी जो थी जी, सेहूनी ताकतों की, और जो मुसलमान दुश्मन ताकतें थी, मुसलमान उम्मा के ख़िलाफ़ जो ताकतें थी जी, उन्होंने जो बर्बरियत इख्तियार की थी, और जिस तरीके से गाज़ा और दुनिया में मुसलमानों की कैफियत बनाई उन्होंने, और जो चल रही है अभी, स्टिल इट इज़ कंटिन्यू। तो इन तमाम चीज़ों ने दुनिया में जो इंसाफ पसंद कौमें हैं उनकी आंखें खोल दी हैं। और बहरहाल ये जो इस वक्त ये लम्हात आए हैं, अगर तो दुनिया को यूनाइटेड नेशंस की नाकामी को बचाना है, जिस तरह लीग ऑफ नेशन नाकाम हुई थी, और वो इसलिए नाकाम हुई थी कि ऐसे फैसले किए जा रहे थे जो कौमों के लिए, दीगर कमज़ोर कौमों के लिए इंसाफ पर मबनी नहीं थे। तो आज अगर यूनाइटेड नेशंस को भी हम बचाना चाहते हैं तो हमें इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करने पड़ेंगे, और दुनिया की जो मज़लूम अक़वाम हैं और जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा करने पड़ेंगे। और इसके लिए पूरे माहौल मौजूद है, इस वक्त माहौल बन गया है, और पाकिस्तान की सरकर्दगी में दुनिया की तीसरी दुनिया की अक़वाम और मुस्लिम उम्मा आज इकट्ठा है, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी खबरें सुनने को आने वाले दिनों में मिलेंगी। ठीक है शेख साहब, सर आप किस नज़रिए से देखते हैं इस मुलाकातों को, जो ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया के साथ के बाद लंदन में भी मुलाकातें हुई, अब यूएसए में जो मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और 6 रहनुमा भी साथ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के, इसके पीछे क्या जो है वो कुछ जो पाकिस्तान की जानिब से, मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से वो जो चीज़ें ख़ास तौर पे इस्लामोफोबिया के हवाले से देखा जाए, पैलेस्टाइन के साथ जो हो रहा है, कश्मीर इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कोई ग्रीन सिग्नल्स मिलने का अंदेशा है? अब अफगानिस्तान में अमेरिका का दोबारा आना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जी जी, इस वक्त जो जिम्मेदारी मिली है मीटिंग के हवाले से, उसमें देखें जी, इस वक्त तो जो आप यूएस को कह लें, उसको भी मसला बना हुआ है कि मैं अपनी सुपरविजन कैसे मेंटेन रखूं, कैसे रखूं, और इसके लिए कुछ छोटा काम नहीं है। हमें एक मजबूती से हर शोबे में अपने को मजबूत करना होगा, ताकि हम इस स्टेटस को मेंटेन रखें और आगे निकलें, और मुसलमानों की हम क़यादत संभालें। क़यादत उसी तरह पॉसिबल है कि हम उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करें, हम उनका सरहदों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। और इस वक्त कह लें कि गैप था जो पाकिस्तान फिल कर रहा है, ऐसे नहीं वो आ गया सऊदी अरब, उसे ईरान में भी देखा कि ईरान की भी पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट की, बेलौस, ठीक है, यानी कि बेलौस, और ईरान भी खुश हुआ। अब ईरान भी पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है। अब हमें इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे होके कमान संभालनी चाहिए और अच्छा स्टेटस मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि स्टेटस लेना मुश्किल नहीं होता, उसको मेंटेन रखना मुश्किल है। मेंटेन रखना जी बिल्कुल। सर अब्दुर्रहमान साहब, जनाब क्या सिचुएशन है राइट नाउ आलमी जो है वो रिजीम के अंदर, वर्ल्ड रिजीम के अंदर, इस मुलाकात को जो ट्रंप के साथ होने जा रही है पीएम साहब की, और 6 रहनुमा जो साथ हैं मुस्लिम ममालिक के, क्या इसमें जो है वो मीटिंग्स में बातें होंगी, क्या रिपरकशंस होंगे इसके कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ को या पाकिस्तान को, इसमें क्या फ़वाइद प्रिविलेजेस मिलेंगे? लगारी साहब लगारी साहब, बुनियादी तौर पर एक ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, सिक्योरिटी पैराडाइम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहा है जी। ये मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पर हो रही है, उनकी फरमाइश पर हो रही है,
और जिन लोगों को मदऊ किया गया है, इन मुल्कों का और इनके सरबराहान का इंतखाब भी खुद ट्रंप ने खुद किया है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान ममालिक की ख्वाहिश के ऊपर ये मुलाकात हो रही है जी, और इस मुलाकात से कुछ खास तवक्कुआत हमें रखनी नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आखिर ट्रंप मिलना क्यों चाहते हैं जी। ये जितने मुसलमान ममालिक हैं जिनको मदऊ किया गया है, इनमें से मेजर कंट्रीज वो दिफाई एतबार से अमेरिका पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और अमेरिका के लिए वो एक बहुत बड़ी दिफाई मंडी है। और जो डबल गेम अमेरिका ने दोहा में की जी, और कतर को नुकसान पहुंचाया और मगरमच्छ के आंसू बहाए, मगर टैक्टिकली कतर के लिए कुछ नहीं किया और मुकम्मल तौर पर खुलकर इसराइल की हिमायत की, उससे अरबों में एक खौफ की, एक तशवीश की, एक ऑल्टरनेटिव की एक सोच डेवलप हो गई है कि अमेरिका अब मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक का दिफा नहीं करेगा जी। खलीजी ममालिक को अपने दिफा के लिए ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा और पहला ऑल्टरनेटिव का इंतखाब उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया। ये पाकिस्तान के लिए भी इजाज की बात है जी। हमारा और उनका रिश्ता भी है, मजहबी ताल्लुक भी है, समाजी ताल्लुक भी है, सकाफती ताल्लुक भी है और वो और मजबूत हुआ है। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो मार्केट उसने सालों में डेवलप की है वो मार्केट उनके हाथ से निकल जाए, वहां पे चाइना आ जाए, वो अपनी सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट हो जाए। ये तमाम मुमालिक अगर यूनाइटेड हो गए अगेंस्ट इसराइल तो ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से वो इन तमाम मुसलमान क़यादत को बिठाकर ये इसराइल के लिए राह हमवार करें, इनके गुस्से को ठंडा करें, इनकी क्वेरीज को सुने और इनको ये कंसर्न शो करें कि आज भी अमेरिका सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ उसी तरीके से खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। मगर ये सब कुछ अमेरिका अपने लिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका को अब ये समझ में आ गई है कि उसकी डबल गेम ने अमेरिका और इसराइल को आइसोलेट कर दिया है। आज ये जो मुसलमान ममालिक हैं ये 57 मुसलमान कंट्रीज में से पिक हुए और ये तमाम वो मुसलमान ममालिक हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं तमाम मुस्लिम कम्युनिटी पे, तमाम अरब कम्युनिटी के ऊपर। और अभी भी अमेरिका को ये लगता है कि ये जो अरब हुक्मरान हैं इनके माइंडसेट को कैप्चर किया जा सकता है, इनको मजीद कंट्रोल में लाया जा सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना पहला दौरा किया उसका आगाज सऊदी अरब से किया और कतर इख्तिताम कतर में किया और तमाम अरब ममालिक से 600 अरब डॉलर से जायद के दिफाई एग्रीमेंट्स किए, सरमायाकारी की गारंटीज ली। तो इस वक्त जो मेक अमेरिका ग्रेट का स्लोगन है वो खतरे में है, अमेरिकन इकोनॉमी खतरे में है, वो जो वॉर इकोनॉमी बिल्ड की थी वो खतरे में है क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक चीज बड़े वाज़े तौर पर एस्टेब्लिश हुई है कि ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ इसमें हम नहीं बल्कि इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट वो ये कह रहे थे कि सरहद एक थी दुश्मन 3 थे और पाकिस्तान को चीन की भी सपोर्ट हासिल थी और कतर की भी सपोर्ट हासिल थी। तो अमेरिकन को ये पता है कि अगर सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान के हाथ में आ गया है तो इनडायरेक्टली अब ये गल्फ स्टेट, ये खलीजी मुमालिक, ये चाइनीज ब्लॉक में जा सकते हैं। और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है, जिस तरीके से चाइना आजाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत कर रहा है, उस नैरेटिव के साथ सपोर्ट कर रहा है, ये पहले कभी नहीं थी। तो अब बुनियादी तौर पर ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात, इन तमाम मुसलमान ममालिक को बशमूल पाकिस्तान कोशिश अपने आप से नहीं, जो अब्दुर्रहमान साहब जो कोशिश कर रहा है क्या इसमें कामयाबी हासिल होगी उसे?
मेरा ख्याल है कि जी ये अब वो वक्त गुजर गया। अब बहुत प्रेशर है, यूरोपीय अवाम का प्रेशर है, मुस्लिम ममालिक के अंदर अवाम का प्रेशर है, हुक्मरानों के पास कोई चॉइस नहीं है जी। और अब उनको कुछ मिल नहीं सकता अमेरिका से। असल में हमें एक सवाल करना है अपने आप से कि क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका वो मसले का हल है या बजाते खुद वो एक बहुत बड़ा मसला है। इस पूरे केस के अंदर जहां से पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपेट में है, असल कोर इशू गजा है। गजा के हवाले से नेतन्याहू और ट्रंप की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। वो वहां पर रियल स्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं, वो गजा की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वो ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। आज जो दुनिया दो चीजों पर आकर दो नैरेटिव चल रहे हैं जी। एक नैरेटिव हमास का है, गजा के लोगों का है, और एक नैरेटिव इसराइल का है, और वो दहशतगर्दी के जरिए ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। जो ठीक है अब्दुर्रहमान साहब, मैं ना आपका इस हवाले से पैलेस्टाइन के हवाले से हम आते हैं, जो एक अब डेवलपमेंट हुई है, ख़ास तौर पे आज पुर्तगाल ने भी ये फैसला किया है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के साथ कि वो आज़ाद रियासत जो है फ़लस्तीन की वो भी उसको मानते हैं। सर जनाब प्रोफेसर साहब, मुझे सर इसमें ये बताइएगा, ठीक है ये बात तो हम इससे मुत्तफ़िक़ हैं जैसे अब्दुर्रहमान साहब फरमा रहे हैं कि एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ जो है ना वो चेंज होने को है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे रशिया है या साउथ कोरिया है, चाइना है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स का भी हिस्सा हैं, वो अब वो ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल रिजीम का। जो सुप्रीमेसी जो अमेरिका की थी उसको अब डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। एक तो इसमें थोड़ा बताइएगा मुझे कि क्या इसमें कामयाबी आपकी तजज़िये के मुताबिक क्या इस दहाई में, क्योंकि 2025 के अंदर जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में पिछले कई सालों में ऐसी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली, क्या ये इसमें तब्दीली मुमकिन है? दूसरा सर मुझे इसमें ये बताएं कि जो यूके में पीएम साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो मुखातिब हुए उनको एतमाद में लिया, जो बानी पीटीआई की जमात है उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, जो पाकिस्तान के ओवरसीज़ जो लोग हैं रहते हैं और बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन होती है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, क्या अब वो तसलसल जो है वो कायम हो पाएगा ओवरसीज़ हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ? जी थैंक यू सर जी। बात ये है जी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का किरदार है जी वो पूरी दुनिया के लिए स्टिल इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसको आप यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। और जो अमेरिका का जो रोल है ना जी और जो उनके इत्तेहादियों का रोल है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जी। और उसी में से हमने रास्ता निकालना है जी। और ये रास्ता अब नज़र आ रहा है कि उनको अपनी मजबूरियों के तहत निकालना पड़ेगा जी। क्योंकि देखिए जी नाइंसाफ़ी इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब उन्हीं में से जो है ना आवाज़ें उठ रही हैं जी। जैसे आपने फरमाया जी कि जो मुख्तलिफ ममालिक है उन्होंने फ़लस्तीन की रियासत की जो है ना जी वो हिमायत की है और उनको मान लिया है कि वो होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले खबरें देख रहा था तो मुझे अभी ये पता चला कि इटली में भी जो है वो उनकी हिमायत में फ़लस्तीन की हिमायत में उन्होंने हड़ताल कर दी है और पूरा समंदर उन्होंने रोक लिया है। ये कोई वहाँ पर मुस्लिम कंट्री नहीं है या इस्लामिक कंट्री नहीं है जी। इटली में उन्होंने सब कुछ जैम कर दिया है जी। और जो उनका जो सफ़र है जहाज़ों का वो बंद हो गया है और वहाँ से तिजारत भी रुक गई है। तो ये ऐसे हालात बन गए हैं कि उनको मसाइल की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और दुनिया में ये तो हम नहीं कह सकते कि अमेरिका का रोल अक्सर ख़त्म हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि थोड़ा वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। और हमें अब मौका ये मिल चुका है, रास्ता मिल चुका है। इस टाइम वो टाइम है कि हम भी मुस्लिम कंट्रीज भी और ख़ास तौर पे जैसे चाइना है और रशिया है वो अब कुछ ऐसा उनका रोल जी अपनी जगह पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पाकिस्तान को बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा, बड़ी फहम फरासत के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ ही हमें जाना होगा। देखिए एक तरफ चाइना हमारा बहुत करीबी साथी है, हम उसको नज़रअंदाज किसी सूरत में नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी तरीके से अमेरिका को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो भी हमारा साथी रहा है और दुनिया का उसका इम्पोर्टेंट रोल है। और वो इस तरीके से देखें जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि बैलेंस करके चलना चाहिए हमें चीज़ें। प्रेसिडेंट साहब आज पहुँचे हैं पाकिस्तान
और वो चाइना से वापस आए हैं, यूएस से पीएम साहब पहुंचे हुए हैं, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल में बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि दूसरी किसी भी स्टेट को ये तासुर ना आ जाए कि हमारी किसी और के साथ ज्यादा लगाव है, कुर्बत ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और यही होना चाहिए कि फहमो फरासत के साथ पाकिस्तान, देखिए अल्लाह के फजल करम से हमारे पास जहानत भी है, ताकत भी है, हिम्मत भी है, और हमने साबित भी किया है। अब हम उसको लेकर आगे चल रहे हैं, दुनिया में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान इंशाल्लाह, वो मैंने अर्ज किया है कि वो वक्त शुरू हो चुका है। अब पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए और तीसरी दुनिया के लोगों के लिए और खुद बड़ी ताकतों के लिए, कि उनको भी पाकिस्तान की बहुत सख्त जरूरत है कि हमारा जैसा यूनाइटेड नेशंस की इदारों का पास करने वाला जो मुल्क है, वो ऐसे मुल्क बहुत कम होते हैं जैसे हमारा पाकिस्तान है। और इन्होंने हमेशा इंटरनेशनल जो हमारी लॉ है और इंटरनेशनल जो आपका जो मोरालिटी है उसका बहुत पास किया है। तो यकीनन पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो पाकिस्तान जो ट्रंप जो है और इसी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है, कदर की निगाह से देखते हैं। शेख साहब सर, हमारे मुआशियात भी हैं, आप इन चीज़ों को भी समझते हैं, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से थोड़ा सा ज़रा मुझे बताएं कि मज़ीद पाकिस्तान किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठा सकता है अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? इसी में मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में बात की थी कि बड़ा अच्छा चांस है इस वक्त मुल्क में एक माशी एमरजेंसी नाफज की जाए जी। माशी तौर पर तमाम सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएँ, क्योंकि इकानमी होगी तो मुल्क बेहतर होगा, इकानमी बेहतर होगी तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो क्राइम आएगा, क्राइम ख़त्म होगा। हमें चाहिए इस वक्त कि मैंने एक प्रपोजल दी है कि आप जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनकी मुशावरती कौंसल बनाएं, मुशावरती कौंसल बना के उनको आज़ादी वजारतें भी देनी पड़े तो दे दें जी, क्योंकि उन्होंने ना आपसे सैलरी लेनी है, ना आपसे टिकट लेना, ना उन्हें बाहर से कोई आपसे कोई पैसे मांगने या कुछ लेना, उन्होंने खुद अपनी खुशी से पाकिस्तान में काम करना। वो हमारे असासे हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उनको इस्तेमाल में लाएं। उनको पता है कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा प्रोजेक्ट हम शुरू करके पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना, गवर्नमेंट का अपना काम नहीं है। तो हालिया जो गवर्नमेंट है, मुझे ज़रा इसमें क्लैरिफिकेशन करें, क्या आपकी एनालिसिस क्या है? जो हालिया गवर्नमेंट है, क्या पीटीआई की बड़ी मकबूलियत थी, आप इस चीज़ को मानते होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, क्या वो मकबूलियत अब मुस्लिम लीग नून या जो अब की हुकूमत है क्या वो हासिल कर पाएगी? क्या, क्योंकि जो रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं उससे बड़ा फ़ायदा होता है पाकिस्तान को। देखिए जो उन्होंने उसका भी, देखिए मैं इस पर बात करूँगा, सबसे पहले पाकिस्तानी है, कोई जमात नहीं है इस वक्त ऐसे पाकिस्तानी, उसका भी जो उसने 3.5 साल डिलीवर किया आपके सामने है। पंजाब जैसे सूबे में कैसे वज़ीर-ए-आला बना दिया गया जो कौंसल लेवल परफॉर्मेंस की तो एक दूसरी बात है, हम ये बात कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन में हमें अब देख रहे हैं कि ओवरसीज में सेमिनार हो रहे हैं, ओवरसीज में गवर्नमेंट के हक में जुलूस जलसे हो रहे हैं। अच्छा, एतमाद आ रहा है। अच्छा, इस वक्त जो हमें अल्लाह ने हमें 2-3 अच्छी कह लें कामयाबियाँ दी हैं, उसमें उनका इतमाद बढ़ा है और इतमाद बहुत बड़ा है जी, लोग खुश हैं, गवर्नमेंट की पोजीशन बेहतर हो रही है जी। और आपके सामने है कि मैं सियासत में नहीं जाता जी, लेकिन इस वक्त जैसे देखें जी, सबसे अहम चीज़ है कि हम चलें, हमारी फौज बहुत अच्छी है, इसने आज तक अपना कैंप, अपना जो है म्यार कह लें, स्टैंडर्ड कह लें, या उसका कह लें जो उसका 7वीं गवर्नमेंट दुनिया में 7वीं बेहतरीन आर्मी और ऊपर से एटमी पावर कैंप रखा हुआ। इसी तरह हम बाकी बिजनेस को प्रमोट करें, चाइना मॉडल की तरह, सिंगापुर की तरह। हम बहुत ज़ख़ीर हैं बिजनेस में हमारे, बहुत उन्हें मौका चाहिए, लेकिन ऐसी को पॉलिसियाँ हों जो बिजनेस कम्युनिटी को उठा के बनाई जाएँ, बिजनेस कम्युनिटी के मशरे के साथ बनाई जाएँ। फिर देखिएगा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ठीक है। और इससे कोई हमें बिजनेस कम्युनिटी को जो इग्नोर किया जाता रहा है, ठीक है, मैं यहाँ मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जमा कर रहा हूँ, तो हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ साल में 2-3 मीटिंग होना मामूली बात होती है। ठीक है। और मीटिंग में कुछ डिस्कशन नहीं होती, सिर्फ फोटो सेक्शन होता है, डिनर किया बाय बाय, जबकि इसको बामकसद आना चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, 3 सितंबर 2023 की जब आर्मी चीफ साहब थे उस वक्त अपने आसिम मुनीर साहब, उन्होंने 4 घंटे की मीटिंग कॉल की लाहौर में, जिसमें मैं भी शामिल था।
उन्होंने 4 घंटे की मीटिंग के बाद डॉलर रुक नहीं रहा था, डॉलर रिवर्स होना शुरू हो गया जी। लोगों को इत्मीनान पैदा हुआ सिर्फ एक मीटिंग होने की वजह से। ठीक है, अगर चाइना की तरह ये मंथली मीटिंग शुरू हो जाए प्राइम मिनिस्टर के साथ बिजनेसमैनों की, और वहाँ जैसे चाइना ने तरक्की की कि उनके 70, 80, 90 की दहाई में वो सारी चाइना कौम साइकिलों पे थी, अगर कोई गाड़ी गुजरती थी सब लोग रोड पे लेफ्ट राइट खड़े होकर क्लैपिंग करते थे। 70-80 में उन्होंने एक माह में सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग्स की। सुबह से लोग अपनी तजावीज़ लेके आते थे, दरबार की तरह वहाँ एक बैठते थे, वहाँ वजीर में शुरू होते थे, वही मशरा वही फाइनल करके उनको लेटर दे दिया करता था, जाए जाके काम शुरू करें। आज चाइना बन गया सुपर पावर ओनली फॉर इकोनॉमी। हम क्यों नहीं बन सकते? हमें चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना, क्योंकि इस वक्त रीढ़ की हड्डी जो होती है किसी भी मुल्क की वो बिजनेस कम्युनिटी होती है, उसके बगैर आप कैसे चल सकते हैं? ठीक है अब्दुर्रहमान साहब, सर मुझे इसमें आप थोड़ा सा बताएं कि जनरल असम्बली का जो खिताब करेंगे वज़ीर आज़म साहब, एक खिताब तो मिस्टर इमरान खान ने किया था, वो आपको याद होगा बड़ी मकबूल हुई थी, और उसमें भी मसला कश्मीर की बात की गई थी और इस्लामोफोबिया की बात की गई थी और माहौलियात के हवाले से बात की गई थी। मसला कश्मीर की कोई वो उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई यूनाइटेड नेशन या जो भी इंटरनेशनल जो तमाम कंट्रीज़ हैं जो मेरे ख्याल में सालिसी पेश करती हैं इस हवाले से, वो कुछ हो नहीं सका। क्या समझते हैं ये अब मुद्दा सामने रख के जनरल असम्बली के अंदर कोई बेहतरी या कोई तब्दीली का इम्कान होगा? मेरा ख्याल है जी कि ये शहबाज शरीफ साहब की और इस हुकूमत की सलाहियतों का असल इम्तिहान है। इमरान खान जिस टाइम खिताब के लिए गए थे उस वक्त आर्टिकल तब्दील हुआ और 5 अगस्त का वाकया हुआ और कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी वो खत्म कर दी गई थी और एक मुश्किल वक्त था। लेकिन अब पाकिस्तान एक विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है और भारत एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। हर फोरम पर भारत को और मोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। दिफाई एतबार से भी भारत का इमेज तबाह हो गया है। इकोनॉमिकली उसको ट्रंप के टैरिफ का सामना है। हर रोज ट्रंप एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं जिससे भारत को और मोदी को खिफत का सामना करना पड़ता है। मगर सवाल यह है कि क्या हम इस अपॉर्चुनिटी से जो हमें मिली है हम फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? हमारी तरजीहात ठीक हैं? हम मसले कश्मीर के साथ संजीदा हैं? ये बड़ा सवाल है। तकरीर बहुत अच्छी कर लेंगे, जिस बात आप गरमा लेंगे। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर बरतानिया में खड़े होकर की, उन्होंने कहा कि जंग बंदी मुकम्मल हो चुकी है। जिस प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि हर रोज इंडिया का एक एक सियासतदान, एक एक जर्नैल वो खड़ा होकर कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है जी, और आप यहाँ कह रहे हैं कि जंगबंदी होगी। भाई ये जो बलोचिस्तान में प्रॉक्सी हमले हो रहे हैं पाक फौज के ऊपर, ये कौन करवा रहा है? ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आग लग रही है ये कौन लगवा रहा है? ये भारत लगवा रहा है, ये रॉ लगवा रही है, ये मुसाद लगवा रही है, इसमें सीआईए भी शामिल है। और आपका प्राइम मिनिस्टर डट कर क्लैरिटी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है। तो हमें एक क्लैरिटी की जरूरत है जी। हम खड़े होंगे तो दुनिया हमारे पीछे खड़ी होगी, हम खड़े नहीं होंगे तो दुनिया खड़ी नहीं होगी। आप एक और मिसाल ले लें कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम बतौर पाकिस्तानी अभी आपस में एक डिस्कशन कर रहे हैं जी। ग्लोबली प्राइम मिनिस्टर की सीट पर एक प्राइम मिनिस्टर मौजूद है जी। ट्रंप को भी पता है कि पाकिस्तान में अगर किसी से बात करनी है तो वो जनरल आसिम मुनीर है, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक सीरियस बात कह रहा हूं। अभी यहाँ पे बात हुई है ताजरों से मुलाकात की। नहीं, अब तो पीएम साहब जा रहे हैं मुलाकात के लिए सर। नहीं, वो अकेले नहीं ना जा रहे, वो तो एज पर प्रोटोकॉल रजामंदी से आपस में एक सिस्टम चल रहा है। तो अब्दुर्रहमान साहब आपको नहीं चलना चाहिए, अच्छी बात है, मुल्क तरक्की कर रहा है। एक चीज और लगारी साहब, हमें सच जरूर बोलना चाहिए, हमें सच जरूर बोलना चाहिए। मुझे फख्र है अपनी फौज पे, मुझे यकीन है अपनी फौज के ऊपर, उसकी दलेरी पर,
पर, उसकी बहादुरी पर, उसकी शुजाअत के ऊपर कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी का, ना वो ये हरकत करता ऑपरेशन सिंदूर की, ना पाकिस्तान की फौज को वो मौका मिलता जो आज पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े। इसमें पहला क्रेडिट तो मोदी का है। हाँ। दूसरा क्रेडिट वो नेतन्याहू का है, ना वो कतर के ऊपर हमला करता जी, और ना वो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वो कतर का डिफेंस करने की बजाय इसराइल के साथ अगर ना खड़ा होता तो शायद सऊदी अरब को पाकिस्तान से राब्ता करने की जरूरत ना पड़ती। तो ये हम अपनी सलाहियतों से कम और दूसरों की गलतियों से ज्यादा कामयाबी हमने हासिल की है, ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो इंटरनल क्राइसिस है। अगर सारे मसले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हल करने तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या करना है? ये ड्यूटी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की है कि वो टैक्स का सिस्टम ठीक करे, वो फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट लेकर आए। अब देखें ना, हम यहाँ ताजरों को बड़ा मजलूम बनाकर पेश करते हैं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, लेकिन बात यह कि क्या ये ताजर टैक्स देने के लिए तैयार हैं? जी। इस मुल्क में सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देती है जी। आप शाह आलम मार्केट लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, आप बताएं कितना टैक्स देते हैं? हाँ, इन्हें गैस चाहिए सब्सिडाइज, इन्हें बिजली चाहिए सब्सिडाइज, इन्हें यहाँ किसान को कोई सब्सिडी नहीं है जो आज सैलाब में डूब गया है, जो असल मर गया है। या मिडिल क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए कोई पैकेज नहीं, कोई रियायत नहीं, ना उसकी आर्मी चीफ तक एक्सेस है उस बेचारे किसान की, ना उसको कोई सुनता है। लेकिन यहाँ पर चंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलके वो कहते हैं कि एफपीआर को हम नहीं तस्लीम करेंगे। हाँ, और एफपीआर के सिस्टम में भी खराबी है। वो सिस्टम भी बदकिस्मती से ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए नहीं है, वो करप्शन के लिए है। लेकिन ये एक गठजोड़ है। हमने गौर एजाज देखा नहीं, अभी ये चंद दिन पहले मिनिस्टर बने हुए थे निगरान में, क्या परफॉर्मेंस है? हमने एहसन तनवीर नहीं देखे। तो ये बातें कि फलां बिजनेसमैन को लेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान को ठीक करना है तो पहले पाकिस्तान पर यकीन करना शुरू करें। जब सियासतदान अपना पैसा इस मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। आप अभी मुलाकात की बात कर रहे थे, ये अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के लिए इस टाइम एक बॉइलिंग पॉइंट है। ये कॉमन एजेंडा है पाकिस्तान का, ट्रंप को बगराम एयरबेस चाहिए जी, और पाकिस्तान को शिकायत है कि अमेरिका नहीं, अब जो बात मैं इंट्रो में भी कर रहा था अब्दुर्रहमान साहब, तो मतलब कि वो बात वाकई उसमें कोई हकीकत है कि ट्रंप इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान करने देगा? जब बात यह कि ट्रंप इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, क्या पाकिस्तान इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, ये बड़ा क्वेश्चन है। कि ट्रंप क्या चाहता है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या हम क्या चाहते हैं। अगर हमारा कॉमन एजेंडा ट्रंप के साथ मैच करता है तो ठीक है। एक चीज जो बड़ी क्लैरिटी हमें लानी चाहिए कि हमें अफगानिस्तान को सॉवरन कंट्री के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, ना कि हम इस्लामाबाद से बैठ के काबुल को कंट्रोल करें, नंबर 1। नंबर 2, अफगान सरजमीन किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो हमारे लिए दुश्मन टेरिटरी कंसिडर होगी, हमें उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अमेरिका की खातिर बगराम एयरबेस पे कब्जे के लिए अपने कंधे प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। हमें खामखा जंग को दावत नहीं देनी चाहिए। बगराम एयरबेस की जंग अमेरिका की जंग है, और वो चाइना को कंट्रोल करने के लिए, वो यहाँ पे सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है। हमने 20 साल ये जंग भुगती है, और अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी कम्युनिटी ये जानती है कि वो आलमी ताकतों का कब्रिस्तान है। नेटो के 40 मुमालिक तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके। बेहतरीन असलाह, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन इंटेलिजेंस, लेकिन उसके बावजूद वो तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके। और ये दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, और हमें सूट नहीं करता कि अमेरिका, जिसको बड़ी मुश्किल से हमने यहां से रुखसत की है, वो दोबारा अफगानिस्तान में अपने कदम रखे। हम पहले ही फॉरेन टेरर के अंदर बहुत मार खा चुके हैं, अपनी इकोनॉमी को तबाह करवा चुके हैं।
हमें मजीद किसी अमरीकी एडवेंचर का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी वो अमेरिका का चौकीदार बनने के लिए नहीं होनी चाहिए कि कल को अमरीकी आए और आकर वो हमारे अड्डे इस्तेमाल करें। ठीक है सर, अब्दुर्रहमान साहब आपका पॉइंट आ गया है। मैं इसी पे प्रोफेसर साहब आप कुछ मेरे ख्याल में ऐड करना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, बगराम एयर बेस के हवाले से? जैसे अब्दुर्रहमान साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें सबसे ज़्यादा मेरे लिए क्रिटिकल सिचुएशन बच जाएगी। अमेरिका ये मुतालबा करता है कि हाँ जिस तरीके से पहले हमें देखने को मिला कि हाँ जी हमें अड्डे दे दो, क्योंकि अफगानिस्तान का तो स्टांस वही है कि हमें खुद मुख्तार मुल्क है, हम नहीं अब अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देंगे। वॉर ऑफ टेरर की जैसे बात की उन्होंने, तो जैसे अब्दुर्रहमान ने कहा कि तालिबान को शिकस्त देना अब आसान नहीं होगा। क्या समझते हैं फिर आप? बात ये है जी, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और वो कुर्बानियाँ अमेरिका को पता है और दुनिया को पता है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, जानों की, माल की, अपने वक्त की, अपना वक्त उनको दिया, तमाम जो उनके साथ तावन किया पहले। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए हमारे जो इदारे थे ये उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ज़ाहिर किया होगा जो उन्होंने, अब उसका तो जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने सीखा तो ज़रूर है ना जी, बहुत कुछ पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा है जी। और ये दुनिया में जब हालात बदले हैं अब इनसे निकल के मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं जी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको दोबारा फिर हम दोहराएंगे या कोई करेंगे। हमारे माशाल्लाह ये मुसल्लह अफवाज और हमारे इदारे और हमारे पॉलिसी जो साज इदारे हैं वो इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। और दुनिया जिस वक्त जो इस वक्त जा रही है, अब दुनिया वो नहीं है कि अफ़गानिस्तान पर रशिया का हमला होने वाला है जी और जहाद किया जाए और ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत है जी और वो इकट्ठे हो जाए। नो, अब पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से एक ताकतवर मुल्क है और दुनिया में अपना रोल प्ले कर रहा है और इंशाल्लाह हम अच्छा रोल प्ले करेंगे। और देखिए जी, इंटरेस्ट तो सब मुल्कों के होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, वो चाइना को भी रोकना चाहता है, वो ईरान पे भी नज़र रखना चाहता है, वो हिंदुस्तान को भी कंट्रोल करना चाहता है, वो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है जी, सुपर पावर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके आलाकार बन गए और बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह हम अच्छा रास्ता इख्तियार करेंगे जी, और जिसमें पाकिस्तान का मफाद होगा ठीक है उसको हम तरजीह देंगे। दूसरी बात सर ये है जो छोटी सी मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, आपने देखा कि जी वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बात करनी है, तो उसमें तो जाहिर है कश्मीर की बात तो यकीनन होगी उसमें, और कश्मीर के अलावा फ़लस्तीन की बात होगी और पाकिस्तान का जो रूल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आज टाइम देने के लिए प्रोफेसर साहब, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुर्रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।